झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया सफेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकलती है कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घोसी ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है। वे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घूसी एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घूसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधा बाजार में बेच जाता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था उनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नगण्यता को ढके हुए जिए जीते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न करते हुए भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों की खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-50 ईंख उखाड़ लाते और रात को चूसते। मूसी ने इसी आकाश वृष्टि से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से उखाड़ लाए थे। घूसी की स्त्री का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोखज भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घूसी ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का प्रसाद होगा और क्या। यह तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घूसी आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ ही हूँ, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुँह नहीं देखा, आज उसका उजड़ा हुआ वजन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था। भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना चाहते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह से शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुसंगति मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों की नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरागना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी वह यह तस्कीन तो थी ही कि अगर फटे हाल है
तो उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू जला देता था और दोनों उस अंगारे को मुँह में रखने से ज़्यादा खैरियत तो इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडे रखने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी आलू निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उसकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई जिसमें वह 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की बालू ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाईं। छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो ही खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मन कहता है नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुँह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल था वह ठाकुर का। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा भोज कौन खिलाता है, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबका किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में भी कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने 20 एक पूड़ी खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू भी मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट पर डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुढ़िया अभी भी करार रही थी।